नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। सभी की तैयारी बेहतरीन चल ही रही है, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। और पीडीएफ वगैरह की थोड़ी सी समस्या आ रही थी, तो पीडीएफ अभी मैंने डाल दी है 3-4 क्लास की हिस्ट्री की और पॉलिटी की जितनी भी पीडीएफ थी, सारी की सारी पॉलिटी की पीडीएफ एकदम से कंप्लीट हो चुकी है। ऐप पर सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि प्यारे दोस्तों, अगर पीडीएफ मिल गई हैं और अभी हिस्ट्री की आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड से वीडियो डालनी शुरू करी थी, 2-2 3-3 वीडियो भी एक दिन में डाली थी। तो थोड़ी सी जो पीडीएफ बना रहे हैं भाई, उनको थोड़ा सा उनकी स्पीड उतनी फास्ट नहीं हो पाई थी, तो थोड़ा सा पीडीएफ पीछे चल रही है, वो बहुत जल्दी कवर करेंगे। और बहुत जल्दी कवर करने के बाद फिर उसको हमारे मित्र भाई यहाँ पर उसको कवर करने के बाद फिर आपको नियमित रूप से पीडीएफ मिल जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आज जो हमें पढ़ना है, उससे पहले जानना आवश्यक है कि आखिरकार इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, एक ऐसे वंश के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ा हुआ था, जिसके मगध साम्राज्य के बारे में मैंने कुछ शासकों के बारे में या फिर कुछ वंशों के बारे में बताया था, जिन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। जिसका अंतिम शासक जो था, जो मैंने आपको घनानंद यहाँ पर बताया था, और मैंने पहले शासक से लेकर शिशुनाग वंश हुआ, जैसे कि नंद वंश हुआ, किस किस व्यक्ति ने यहाँ पर शासन किया, किस किस व्यक्ति ने यहाँ पर शासन करने के साथ साथ भारत यानी मगध साम्राज्य पर शासन किया, इस विषय पर आपसे बात की थी। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कि जो यहाँ पर हमारा यानी कि हम कह सकते हैं मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण, यानी कि हमको जो आज पढ़ना है, आज ये चीज पढ़नी है कि आखिरकार भारत पर आक्रमण जो ईरानियों ने किया है या यूनानियों ने किया है, वो आखिरकार किस किस ने आक्रमण किया है और उनका प्रभाव क्या भारत पर पड़ा है। और वहां से आपके लिए प्रश्न जो बनकर सबसे ज्यादा आते हैं, वो सिकंदर से आते हैं। यानी सिकंदर ने किस तरह से आक्रमण किया है प्रमुख रूप से। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आज मैं सिकंदर को आपको थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूं, सिकंदर के बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं, या फिर हम कहें कि विदेशी आक्रमणकारियों को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, जिन्होंने आक्रमण किया था। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे ईरानी आक्रमणकारियों को, यानी जो व्यक्ति ईरान के रहने वाले थे, ईरान से जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन आक्रमणकारियों को पढ़ेंगे। इतना आवश्यक नहीं होता है, फिर भी एक दो आक्रमणकारी हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। क्योंकि ये प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो हम कह सकते हैं जो मकदूनिया का शासक था सिकंदर, वो यूनान का रहने वाला था। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत पर किस विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, तो वह ईरानी रहने वाले होंगे। कहां के ईरानी रहने वाले होंगे, ना कि यूनान के रहने वाले होंगे। या फिर सिकंदर नहीं होगा, सिकंदर से पहले भी भारत पर कुछ लोगों ने आक्रमण किया था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो आपका मानिएगा, ये आपका मैं छोटा सा एक भारत बना रहा हूं, यानी कि ये आपका भारत है। और ये जो आपका भारत है प्यारे दोस्तों, इस भारत के बारे में आप अच्छी तरह से अवगत होंगे। ये जो आपका यहां भारत रहता है, इस भारत के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो भारत का जो ये वाला पोर्शन होता है, चाहे आप इस वाले पोर्शन की बात करें, तो ये वाला पानी से घिरा हुआ होता है, ये वाला भी पानी से घिरा हुआ होता है। यहां पर एक हिमालय है, क्या है, यहां पर एक हिमालय है। भारत पूरा नहीं बना है, आप समझ गए होंगे जो चीज मुझे समझानी है। और ये अगर हिमालय है, तो आप एक बात कह सकते हैं कि कोई भी आक्रमणकारी ना तो यहां से आक्रमण कर सकता है भारत पर, क्योंकि यहां से बाद में अंग्रेजों ने भारत में आना शुरू किया था, तो अंग्रेजों को अपनी नेवी बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ी। मतलब जो यहां से इस क्षेत्र से अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से भारत पर आक्रमण करेगा, उसको नेवी बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेगी और नेवी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं सर, यहां से आक्रमण करना भारत पर संभव नहीं था। भारत इस दिशा से समुद्र होने की वजह से सुरक्षित था, सेफ था। ये जो क्षेत्र था प्यारे दोस्तों, उस समय हम देखें तो हिमालय भारत के उत्तर में यह हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो बहुत लंबी श्रृंखला है। तो वहां से हिमालय पार करके भारत में आना ये और भी जटिल काम था। तब भारत पर यहां से भी आक्रमण नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब क्या है कि एकमात्र क्षेत्र बचता है सर यहां से, जहां से भारत में आक्रमण करके अंदर एंट्री ली जा सकती है। तो इसीलिए आपको पढ़ना होगा कि यहां पर जो देश पड़ते हैं, ईरान, इराक, यूनान आदि, तो ये सभी देश यहां पर पड़ते हैं। तो भारत में जो आक्रमण हुआ है, इस क्षेत्र से भारत पर विदेशी लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया है, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र था जिस क्षेत्र पर हमारे यहां पर भारत के अंदर एंट्री ली जा सकती थी। दूसरा एक और कारण आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मगध साम्राज्य, अभी तक मैंने आपको बताया है कि मगध साम्राज्य सबसे स्ट्रांग हुआ करता था, सबसे ताकतवर हुआ करता था। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारणों की वजह से मगध साम्राज्य सबसे ज्यादा ताकतवर भारत के अंदर 16 महाजनपदों के अंतर्गत हुआ करता था। लेकिन मगध
साम्राज्य की अगर स्थिति की बात करें तो मगध साम्राज्य जो बिहार क्षेत्र है वहां पर मगध साम्राज्य फैला हुआ था। इस क्षेत्र में यहां पर हुआ करता था क्या, मगध साम्राज्य। तो अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्र जो था ये तो बहुत स्ट्रांग था मगध होने की वजह से, लेकिन और 16 जनपदों की अगर हम बात करें तो खास बात यह रहने वाली थी प्यारे दोस्तों कि उस समय ये वाला जो क्षेत्र भारत का हुआ करता था ये बहुत अराजकता यहां पर फैली हुई थी, एकता नहीं थी। और एकता ना होने की वजह से यहां के महाजनपदों में अराजकता फैलने की वजह से, एक दूसरे को मार काट मचाने की वजह से ये क्षेत्र भी थोड़ा सा भारत का कमजोर रहने वाला था। और जब ये क्षेत्र कमजोर रहेगा तो अब विदेश से आने वाले व्यक्तियों को आक्रमण करने में भारत पर ज्यादा समस्या भी होने वाली नहीं थी। तब हम जानेंगे कि आखिरकार भारत पर जो पहला ईरानी आक्रमण हुआ है, आखिरकार ये पहला ईरानी आक्रमण भारत पर क्यों हुआ है, उसके पीछे के कारण मैंने थोड़े से आपको बताए हैं कि आखिरकार ईरानी आक्रमण ही भारत पर क्यों हुआ है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों और जानने की कोशिश करते हैं भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया। यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है और जब इस प्रश्न को आपसे पूछा जाएगा तो आप सिकंदर को याद में रखते हैं और यहां पर आप प्रश्न गलत करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक वंश हुआ करता था ईरान के अंदर, हकबनी वंश। कौन सा? हकबनी वंश। इस हकबनी वंश के शासकों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, जो कि कौन थे? ईरानी शासक थे। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम आक्रमण किया गया था वह साइरस सेकंड के द्वारा किया गया था। यानी भारत पर पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। और ईरानियों के अंतर्गत भी हम बात करें तो हकबनी वंश के शासकों ने, जिनमें से हम कहें कि जैसे कि साइरस सेकंड जैसों ने भारत पर पहली बार आक्रमण करने का काम किया। जो मैंने आपको अभी मैप बताया है उस क्षेत्र से ये आक्रमण करने का काम किया जाने लगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या होता है भारत में, थोड़ा सा आपको समझना होगा। लेकिन जो हकबनी वंश का यहां पर साइरस सेकंड के द्वारा आक्रमण किया गया था वह एक असफल आक्रमण था, वह सफल आक्रमण नहीं था। भारत पर अगर यह बात पूछी जाए कि भारत पर सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो तब आप कहेंगे कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण जो किया गया है वह यहां पर डेरियस फर्स्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डेरियस फर्स्ट के द्वारा किया गया है, जिसको यहां पर हम कह सकते हैं कि 516 बीसी में इसने भारत पर सफल आक्रमण करने का काम किया। तो आपको मैंने बताया कि भारत पर पहला आक्रमण ईरानी आक्रमण हुआ और ईरानी आक्रमण भी हकबनी वंश एक ऐसा वंश था जो ईरान के अंदर चलता था और ईरान के हकबनी वंश के यहां पर शासकों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। लेकिन जो सफल आक्रमण कर पाया वह कौन कर पाया? वह यहां पर डेरियस फर्स्ट के द्वारा करा जाने का काम किया गया। वैसे हम कहें कि असफल आक्रमण या सबसे पहला आक्रमण, तो तब आप साइरस सेकंड को कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को बताकर चल रहा हूं कि यह एकदम से सफल आक्रमण नहीं था। उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या होता है कि हकबनी वंश ईरान के अंदर कमजोर पड़ने लगता है और जब हकबनी वंश से ईरान के अंदर कमजोर पड़ने लगता है तो ज्यादा प्रभाव इस हकबनी वंश का भारत पर भी नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, मैं आपका ध्यान यहां पर केंद्रित कराना चाहता हूं थोड़ा सा भारत के पश्चिम और उत्तर भाग में। इसका मतलब होता है कि जो आप भारत का, अभी मैंने आपको मैप दर्शाया है, मैप पर दर्शाया है कि कहां से आखिरकार ईरानी लोगों ने भारत में एंट्री लेकर भारत पर आक्रमण करके यहां अपना कार्यक्रम शुरू किया। वही क्षेत्र है पश्चिम और उत्तर भाग, मतलब पश्चिम और उत्तर का मिला हुआ भाग को जीता और ईरान का 20वां प्रांत बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर मैंने आपसे अभी डेरियस के बारे में बात की है, यहां पर डेरियस सेकंड जो था इसके 19 राज्य ईरान के अंदर थे और भारत के अंदर इसने आक्रमण करके अपना 20वां राज्य यहां पर स्थापित किया। और ध्यान रखेंगे कि जहां पर उसने 360 टैलेंट स्वर्ण की मुद्रा प्राप्ति होती है। मेरी बात को समझिएगा कि ये जो 360 टैलेंट स्वर्ण है ये उस समय ईरान की मुद्रा हुआ करती थी। यहां से क्या करता था कि 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा यह व्यक्ति प्राप्त किया करता था और इसने भारत पर आक्रमण करके, डेरियस सेकंड ने भारत पर आक्रमण करके इसको 20वां प्रांत अपना बनाने का काम किया था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि आखिरकार से डेरियस ने भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन भारत पर आक्रमण करने के साथ साथ उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, अगर इस विषय पर मैं आपको लेकर आना चाहूं तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जो मैं आपको समझाने जब वाला हूं कि आखिरकार प्रभाव भारत पर क्या पड़ा जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो प्रभाव इसका यह पड़ा प्यारे दोस्तों, प्रभाव सिर्फ इतना पड़ा कि खरोष्टी लिपि का जन्म होता है। किसका? खरोष्टी लिपि का जन्म होता है और इस खरोष्टी लिपि में एक ईरानी यहां पर लिपि होती है जिसे आप अरामिक लिपि कहते हैं। इस अरामिक लिपि का विकास होना और खरोष्टी लिपि का जन्म होना ये सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा, क्योंकि आप बाद में पाएंगे
कि अरामिक लिपि और खरोष्टी लिपि में ही भारत के अंदर अभिलेख लिखे जाने लगेंगे, तो आखिरकार अगर ईरानी लोग भारत पर आक्रमण नहीं करते, अगर यहाँ पर डेरिस सेकंड जैसे लोग, यहाँ पर साइरस सेकंड जैसे और डेरिस जैसे लोग अगर यहाँ पर आक्रमण नहीं करते या ईरानी यहाँ पर आक्रमण ना करते, तो निश्चित रूप से खरोष्टी लिपि और ईरानी जो अरामिक लिपि है इसके बारे में भारतीय लोग कभी भी जान नहीं पाते। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर यह पड़ने वाला था जो कि दो लिपियों से संबंधित रहने वाला है। बाद में मौर्य काल पर ईरानी प्रभाव पड़ा जिसमें राजप्रसाद स्तंभ आदि थे। यानी जो राजप्रसाद स्तंभ है इस पर भी हमें इन लिपियों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौर्य कला पर भी, किस पर, मौर्य कला पर भी ईरानी प्रभाव बाद में पड़ने लगा। लेकिन आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। जब हम ईरानी लोगों से जानने लगे, ईरानी लोग हमसे मिलने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आर्थिक संबंधों का हमारा ईरानी लोगों से विकास संबंध स्थापित होने लगा और हमारा आर्थिक संबंध भी विकसित होने लगा। ये एक छोटा सा सामान्य पर्चा है जो ईरानी व्यक्तियों के बारे में है जिन्होंने आक्रमण करके कुछ संबंध और कुछ प्रभाव हमारे भारत के ऊपर छोड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहती है, आपको ईरानियों के बारे में जाननी सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती, सबसे महत्वपूर्ण होती है फिलीपींस के बारे में जानना, और आपको यहां पर सिकंदर के बारे में पढ़ाना आज का मेरा मेन उद्देश्य रहने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर सिकंदर के बारे में जानना, तो सिकंदर के बारे में जानने से पहले कुछ चीजें आपके मस्तिष्क के अंदर आ जानी चाहिए। देखिए, अब हमको जो पढ़ना होगा वो यूनानी आक्रमणकारियों को पढ़ना होगा। किसको? यूनानी आक्रमणकारियों को पढ़ना होगा। और यूनानी आक्रमणकारियों में सबसे प्रमुख बात ये होगी कि फिलिप के जो सिकंदर के पिता हैं, यानी फिलिप जो हुए हैं, वो फिलिप कौन है? ये फिलिप यहां पर सिकंदर के पिता हुए हैं। और फिलिप जो सिकंदर के पिता हुए हैं, ये 368 बीसी में, कितना? 359 बीसी में मकदूनिया के शासक बने। किसके? मकदूनिया एक देश है, मकदूनिया के शासक बने। और 329 बीसी में, कब? 329 बीसी में इनकी यहां पर हत्या कर दी जाती है। यानी कि आपको मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्यारे दोस्तों, जो यहां पर फिलिप हैं वो सिकंदर के पिता हैं और वो मकदूनिया के शासक हैं। कहां के? मकदूनिया के शासक हैं। 359 बीसी के अंतर्गत, 359 बीसी के अंतर्गत यह मकदूनिया के शासक बनते हैं और इनकी हत्या 329 बीसी में कर दी जाती है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, 329 बीसी में जब यहां पर फिलिप की हत्या कर दी जाती है, तो 329 बीसी में मात्र 20 वर्ष की आयु में, कितनी? 20 वर्ष की आयु में जिस व्यक्ति को आप दुनिया का विश्व विजेता के नाम से जानते हैं, सिकंदर कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये आपको कम छोटा दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं, अगर हो जाएगा तो। चलिए, मैं इसका फॉन्ट आगे से बड़ा ही करवाया करूंगा, ठीक है? चलिए, लेकिन मैं फिर भी बोलता चल रहा हूं, आप समझते चलेंगे। यानी कि 329 बीसी में मात्र 20 वर्ष की आयु में सिकंदर जो दुनिया का विश्व विजेता कहलाता है, इस व्यक्ति को यहां पर गद्दी मिल जाती है। और यह व्यक्ति क्या करता है? यह व्यक्ति जिसके गुरु यहां पर अरस्तु हुए हैं, इसने बचपन से ही दुनिया को जीतने का, विश्व विजेता बनने का ठान लिया था। क्योंकि इसके गुरु जो थे, जिनका नाम था अरस्तु, यह अरस्तु का शिष्य हुआ करता था सिकंदर नाम का व्यक्ति। और वह यहां पर विश्व विजेता बनने का उद्देश्य से 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ईरान के दो व्यक्ति पहले भी भारत पर जो हकबनी वंश है वो आक्रमण कर चुका है। तो भारत के अंदर इस व्यक्ति का, सिकंदर का आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो यह था विश्व विजेता बनना। क्योंकि वह जानता था कि कहीं ना कहीं मुझे अगर विश्व विजेता बनना है तो भारत को जीतना होगा, और भारत पर हकबनी वंश आक्रमण कर चुका है, तो इसके लिए भारत आने का रास्ता भी खुल चुका था। तो भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आप कहेंगे 326 बीसी में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम हुआ करता था। और सिकंदर मकदूनिया का शासक था। कहां का? मकदूनिया का शासक था। सिकंदर राजगद्दी पर कब बैठा? 329 बीसी में सिकंदर मात्र 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठने का काम करता है। और ये इतना 20 साल का इतना छोटा सा बच्चा दुनिया को जीतने का या विश्व विजेता बनने का यहां पर सपना देख चुका है। अब प्यारे दोस्तों, जब भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर आगे बढ़ता है, तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए उसी रास्ते से भारत में आ रहा है जहां से हकबनी वंश के शासक भारत पर आक्रमण कर चुके थे। अब सिकंदर ने सबसे पहले जब भारत आया तो वह हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत आया।
ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत कौन से पर्वत को पार करके भारत के अंदर एंट्री लिया है, क्योंकि जो हिंदुकुश पर्वत रहने वाला है ये दरअसल हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, जिसको पार करके सिकंदर भारत में आगे बढ़ा है। जब भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य से सिकंदर आगे बढ़ रहा था तो तक्षशिला के शासक हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था अम्मी। अम्मी नाम के व्यक्ति ने यहां पर, जो तक्षशिला के शासक हैं, सिकंदर के सामने जाने से यहां पर मना कर दिया, युद्ध लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि अम्मी यहां पर जानते थे कि भारत के अंतर्गत, अगर भारत में मैं देखूं तो इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, मगध है, और मगध सिर्फ ऐसा है जो इस सिकंदर को यहां पर टक्कर दे सकता है, और अगर सिकंदर को टक्कर मगध दे सकता है तो मेरे बस की नहीं है, इसलिए मैं यहां पर आत्मसमर्पण कर देता हूं। और तक्षशिला के शासक अम्मी ने इस सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस व्यक्ति ने, ध्यान रखेंगे, आत्मसमर्पण में सहयोग कर दिया। तो निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय तक्षशिला के अंतर्गत कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया? आप कहेंगे अम्मी जो तक्षशिला के शासक थे, इन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने का काम किया। लेकिन जब सिकंदर आगे बढ़ रहा था और भारत के अंदर पूरे भारत को जीतना चाहता था, विश्व विजेता बनना था और संपूर्ण भारत को जीतने का उसका उद्देश्य भी रहा था, तब इस समय ये सिकंदर आगे बढ़ते बढ़ते पंजाब के शासक से मिल जाता है, और पंजाब के शासक उस समय पोरस हुआ करते थे, और पोरस, जिनको आप पुरु के नाम से जानते हैं, पोरस और पुरु के सामने जब सिकंदर ने पोरस के सामने यहां पर निमंत्रण भिजवाया कि या तो आप अपना आत्मसमर्पण कर दीजिएगा या फिर आप मुझसे युद्ध करेंगे। सिकंदर का मानना था कि मेरी इतनी बड़ी सेना है, मैं इतना बड़ा ताकतवर हूं, निश्चित रूप से जो पोरस होगा वह यहां पर पंजाब का शासक पोरस या पुरु निश्चित रूप से मेरे सामने आत्मसमर्पण करेगा। लेकिन सिकंदर का जब आमंत्रण पोरस के सामने आया तो पोरस ने उस निमंत्रण का वापस जवाब भिजवाया और कहा कि मैं युद्ध लड़ूंगा और युद्ध लड़के तुमको हराऊंगा, ये ऐसा मेरा उद्देश्य है। लेकिन सिकंदर को लगने लगा कि वास्तव में ऐसे भी शासक भारत के अंदर पाए जाएंगे जो मुझसे इतने छोटी सी सेना लेकर मुझसे युद्ध लड़ने का हिम्मत जुटा पाएंगे। लेकिन सिकंदर यहां पर पोरस के सामने युद्ध लड़ता है, और पोरस के साथ जो सिकंदर ने युद्ध लड़ा है वो एक नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया है। उस नदी को वैसे तो झेलम नदी कहते हैं, लेकिन उस समय सिकंदर के लोग जो हुआ करते थे इसको हाइडोस्पीज कहते थे, यानी झेलम का जो दूसरा नाम था वो हाइडोस्पीज हुआ करता था। और इसी नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई है। जब सिकंदर और पोरस के बीच में इस हाइडोस्पीज या फिर झेलम नदी के किनारे एक युद्ध हुआ है, इसको दरअसल इस नदी के नाम से ही युद्ध का नाम दिया जाता है, झेलम का युद्ध या हाइडोस्पीज का युद्ध। इस युद्ध के अंतर्गत जो सिकंदर और पोरस के बीच में भिड़ंत हुई है, इस समय पोरस बहुत कमजोर शासक होने के बाद भी सिकंदर के छक्के छुड़ाने का काम यहां पर पोरस ने कर दिया था, और सिकंदर इस बात को मान गया था जब युद्ध समाप्त हुआ था, क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत बड़ी सेना थी और यहां पर पोरस जो था ये बहुत छोटी सी सेना लेकर सिकंदर से लड़ रहा था। लेकिन सिकंदर ने इस बात को देखा कि युद्ध लड़ते समय एक बार जो बहादुरी का परिचय पोरस की सेना ने दिया था, सिकंदर दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि युद्ध में हारना किसका निश्चित था, पोरस का था, लेकिन बहादुरी से सबसे ज्यादा लड़ने वाला व्यक्ति कौन था, तो पोरस था। तो सिकंदर ने जब पोरस से कहा कि आप मेरे सामने अब यहां पर युद्ध हार चुके हो, आप बताओ आपके साथ क्या सलूक किया जाए, आपको मौत के घाट उतारा जाए या आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वैसे भी पोरस बहुत जबरदस्त और बहुत साहस के साथ युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध साहस के साथ लड़ने के साथ साथ ही जब यह बात इस पोरस से पूछी जाती है तो पोरस यहां पर जवाब सिकंदर को देता है कि मेरे साथ एक वही सलूक आप करने की कोशिश करें जो एक राजा के साथ युद्ध में हारने के बाद करता है। यानी कि जब जो आज तक के इतिहास में जब दो योद्धा सामने लड़ते हैं तो एक योद्धा हार जाता है तो दूसरा योद्धा उसे मौत के घाट उतार देने का काम करता है। तो पोरस ने उसके इस आह्वान को स्वीकार करते हुए कहा कि आप मेरे साथ वही सलूक करें जो एक राजा के साथ करता है, अर्थात आप मुझे यहां पर मौत के घाट उतारें। इस बहादुरी को देखने के बाद सिकंदर कायल हो गया और सिकंदर को विश्वास हो गया कि वास्तव में भारत के अंदर यहां पर ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे महान शासक पाए जाते हैं जिनको जीतना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अर्थात यहां पर सिकंदर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ पोरस से, और सिकंदर ने जितना भी साम्राज्य पोरस का जीता था उसका अधिकांश भाग पोरस को वापस लौटा दिया। इसके
उसकी बहादुरी को देखते हुए। उसके बाद सिकंदर की बंद जब पोरस से हुई है तो सिकंदर की सेना भी समझ चुकी थी कि एक छोटा सा शासक जो हमसे इतना ज्यादा साहस से लड़ा है, इतना ज्यादा भयंकर उसने युद्ध लड़ा है और इतना महान, इतना शक्तिशाली, इतना ज्यादा यहां पर महत्वाकांक्षी शासक, मतलब इसका यह है कि अगर मगध साम्राज्य तक हम बढ़ेंगे और मगध साम्राज्य पर उस समय शासन जो कर रहा है वो घनानंद कर रहा है, अभी यहां पर घनानंद ही शासक करेगा। और घनानंद जो था एक शक्तिशाली शासक था, क्योंकि सबसे ज्यादा समृद्ध अगर 16 महाजनपदों में कोई महाजनपद था तो वो मगध ही रहने वाला था। तो आप ध्यान क्या रखेंगे, एक तो हाइडो स्पीज या फिर हम कहें झेलम का युद्ध याद रखेंगे जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ है। लेकिन जब सिकंदर की सेना जब आगे बढ़ने लगी तो एक नदी आती है ब्यास नदी। दरअसल जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर सिंधु, झेलम आदि जो नदी है, रावी, चिनाब आदि, तो वहां वाला क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में जब आगे सिकंदर की सेना बढ़ रही होती है तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। देखिए, ब्यास नदी को पार करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो सिकंदर बहुत दूर से युद्ध लड़ता लड़ता भारत में आ चुका था और जो सिकंदर की सेना थी वो थक चुकी थी, हार चुकी थी और हार थकने की वजह से अपना घर वापस जाना चाहती थी। इसलिए पहला कारण हो सकता है कि ब्यास नदी को इसने सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया। दूसरा कारण पोरस भी हो सकता है, क्योंकि पोरस ने जो बहादुरी से यहां पर युद्ध लड़ा है, अब सिकंदर की सेना को मगध साम्राज्य जो शक्तिशाली शासक घनानंद शासन कर रहा था उसके सामने जाने से भी डर लगने लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी सिकंदर की सेना एकदम से हारी थकी सेना इस ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है और ब्यास नदी से आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि सिकंदर ने पोरस के साथ युद्ध किस नदी पर लड़ा, तो आप कहेंगे झेलम नदी पर लड़ा। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पार करने से, आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो आप ऐसे याद रखेंगे सिकंदर ने पोरस को झेला किस नदी पर, झेलम पर झेला। और ब्यास का मतलब होता है बस। सेना ने कह दिया बस महाराज अब हम नहीं बढ़ेंगे, मतलब बस अब हम नहीं बढ़ेंगे। तो जहां बस बोल दिया वो कहां बोला, ब्यास पर आकर बोला बस अब हमसे नहीं होगा। तो ब्यास नदी पर आने के बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है और झेलम नदी पर पोरस के साथ युद्ध लड़ती है। और यहां पर सिकंदर की सेना किस नदी पर, झेलम या फिर आप कहेंगे हाइडोस्पीज की, यहां पर हाइडोस्पीज का युद्ध हुआ है। यानी कि ब्यास नदी पर सिकंदर की सेना 19 माह तक रुकी और 325 बीसी में आखिरकार वह वापस ही लौट गई, क्योंकि बिल्कुल भी सेना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। 323 बीसी में 33 वर्ष की अवस्था में या बेबीलोन में इस सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कहां पर, वापस जब लौट रहा था तो सिकंदर पूरा दुनिया पर शासन करने के बाद जब भारत जीत कर वापस लौट रहा था, क्योंकि भारत तो पूरा नहीं जीत पाया था, निश्चित सी बात है मगध साम्राज्य पर उसने आक्रमण ही नहीं किया था। क्योंकि इसके बाद जो मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चाणक्य की बुद्धि, चाणक्य की राजनीतिक विज्ञान को पढ़ाने वाला हूं। और चाणक्य ने किस तरह से भारत को अखंड भारत बनाने के लिए यहां पर कोशिश करेंगे और किस तरह से भारत को बचाने के लिए वो रणनीति रचने का काम करेंगे। लेकिन घनानंद उस समय क्या कर रहा होगा, इन सब चीजों को मैं बताऊंगा। हालांकि सिकंदर मगध तक नहीं पहुंच पाया था और वैसे भी मगध और सिकंदर के बीच में भिड़ंत होती तो शायद इतिहास के अंदर क्या लिखा जाता, शायद विश्व इतिहास यानी विश्व विजेता सिकंदर को क्या मगध साम्राज्य का घनानंद हरा पाता, या फिर सिकंदर इस मगध साम्राज्य को भी जीतकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य जमा लेता। यह बात इतिहास की रहेगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अगर होता तो हम जानते। यानी कि बेबीलोन में जाकर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर की मृत्यु होने के बाद प्यारे दोस्तों आपको समझना होगा जो प्रभाव पड़े हैं सिकंदर के आक्रमण के। तो ध्यान रखिएगा, इसने यहां पर निकेया और बहुकेफला नगर का निर्माण करने का काम किया है। दरअसल ये बहुकेफला जो नाम हुआ करता था सिकंदर के घोड़े का नाम हुआ करता था, और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जब इस सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हो जाती है तो इसका नाम बहुकेफला होता है। और बहुकेफला के नाम पर ही सिकंदर निकेया और बहुकेफला नामक दो नगरों को बसाने का काम करता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्या होता है कि सिकंदर के आक्रमण करने की वजह से भारत के अंदर गंधार शैली का विकास होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ी थी कि भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमण थे उनसे कुछ ना कुछ प्रभाव भारत पर पड़ा है। तो ऐसे ही गंधार शैली का विकास सिकंदर के आक्रमण करने की वजह से हुआ है और भारत का एकीकरण हुआ है। इस पॉइंट को मैं आगे बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार सिकंदर के आक्रमण से क्या ऐसा बदलाव हुआ
कि भारत अखंड भारत का सपना देखने लगा और एकीकरण मतलब भारत एकजुट होने की कोशिश करने लगा। दरअसल भारत के एकीकरण पर भी सिकंदर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसके बाद यूनान के साथ संपर्क बढ़ा और व्यापार वाणिज्य के संबंध भी हमारे विकसित होने लगे। जब एक देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है या आवागमन होता है तो निश्चित रूप से उससे हमारे संबंध सुधरने लगते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, क्योंकि जो मुझे मगध साम्राज्य पढ़ाना था, इस मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही मुझे विदेशी आक्रमणों को भी कंप्लीट कराना था। और निश्चित रूप से जो विदेशी आक्रमण मैंने बताए, अब यहां से आगे आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, घनानंद के बारे में और चाणक्य के बारे में। तो यहां से आगे की जो शैली रहने वाली है, यहां से आगे बहुत सारे प्रश्न आपको आने लगेंगे और बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए भी मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।